अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन अब तक। अगले कुछ घंटों में हम आपको इन डिटेल्ड एनालिसिस देंगे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल जो आज के मसाइल नहीं हैं, और फिर कुछ इमीडिएट मसाइल उनका भी जिक्र करेंगे। लॉन्ग रनिंग मसले जो पाकिस्तान को दरपेश हैं इंटरनेशनली नेशनली, उस पर बात करेंगे, मगर हम आज फोकस रखेंगे सोल्यूशन पर। ये बात बार बार कही जाती है कि आप लोग प्रॉब्लम्स का बता देते हैं, ये बता देते हैं कि ये मसला गलत है, ये काम गलत हो रहा है, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं देते। आज हमने अपनी एक बड़ी लंबी ट्रांसमिशन में कोशिश की है कि जहाँ जहाँ पर हम आपको मसाइल दिखाएंगे वहीं वहीं हम बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस, एनालिस्ट्स और दीगर लोगों से इस मसले का हल भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। हल कोई ऐसे ढके छुपे नहीं है, बहुत सारे मामलात हैं जिनमें बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उनको हल किया जा सकता है, मगर वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है ये हर हुकूमत उसका खुद तयन करती है। इस वक्त पाकिस्तान जहाँ पर हम खड़े हैं, हमें नज़र आ रहा है कि बेशुमार मसाइल की दलदल में फंसा हुआ है। बड़े बड़े बुहरानों ने, जिसमें हम डिटेल बात कर सकते हैं, मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। मगर अगर हम बड़े बड़े मसाइल की बात करें जो इस वक्त इमीडिएटली हमें दरपेश हैं, तो बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है। मसलन कई जगहों पे आवाम को पीने का पानी, साफ़ पानी मैसर नहीं है। अच्छी तालीम सबका ख्वाब होता है, वो तो दूर की बात, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल जाने से भी महरूम है। एंड आई कीप ऑन सेइंग दैट कि जो 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, ये एक पेंडोरा बॉक्स है। हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो इस पर देने की अशद ज़रूरत है। अभी तो नहीं, मगर आज से 5-6 साल बाद हमें एहसास होगा कि ये कितना बड़ा मसला था। आलूदगी ने हमारे शहरों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। अगेन दुनिया आलूदगी के हवाले से बहुत आगे तक समझती है, मगर पाकिस्तान में अभी हमें बेसिक अवेयरनेस ही नहीं है। पोलियो वायरस, जो कि सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है, सारी दुनिया में ख़त्म हो चुका है, छोटे छोटे मुल्कों में ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए अब भी ये एक बड़ा ख़तरा बना हुआ है। बच्चों के लिए तो ख़तरा है ही, इंटरनेशनली भी एक एम्बैरसमेंट का मामला है ये पाकिस्तान के लिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। हम अभी तक पोलियो से लड़े हैं। दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाके पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, मगर हम उन्हें अभी तक सयाहत के लिए बाकायदा टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं बना सके। खूबसूरती बहुत है, मगर हम उसको जैसे कमर्शली एनकैश करना चाहिए वो नहीं कर सके। हमारे तालीम याफ्ता नौजवान जो कि इतने इंटेलिजेंट हैं कि दुनिया में जाके वो काम करते हैं, मगर पाकिस्तान में मायूसी का शिकार हो जाते हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि नौजवानों के लिए इस वक्त सबसे कामयाबी ये समझी जाती है कि अगर वो मुल्क छोड़कर किसी मुल्क में उन्हें सेटल होने का मौका मिल जाए, ब्रेन ड्रेन जिसके नतीजे में आता है, यही अनफॉर्चुनेटली हमारा नौजवान समझता है कि यही तरीका है आगे जाने का, कि कहीं और जा बसें जहाँ पर कोई और मुल्क उनके टैलेंट से फ़ायदा उठा सके। लेकिन हम अपने कीमती असासे कैसे बाहर भेजे चले जा रहे हैं, उनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे। इन तमाम मसाइल में इस वक्त हम नज़र आ रहा है पाकिस्तान, आप ये भी कहेंगे कि ये काफ़ी अरसे के मसाइल हैं, इसमें क्या क्या पेशरफ्त हुई क्या नहीं हुई। मगर सबसे बड़ा मसला जो कि हमें अब वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ख़ास तौर पे इस गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वो इकॉनमी का मसला है। इकॉनमी को संभालना शदीद ज़रूरी हो गया है। जो मजमूई कर्ज है पाकिस्तान का, वो 35,000 अरब तक पहुंच चुका है। डॉलर की कीमत काबू में नहीं आ रही। चंद रोज़ कबल तक ये 164 रुपये तक जा पहुंची थी। अभी भी किसी को कुछ पता नहीं कि क्या होगा। FBI को टैक्स वसूली के हदफ में 460 रुपये की कमी का सामना है। मुल्की तरक्की की शरह गिरकर सिर्फ 3.3% तक रह गई। अफराद ज़र में इजाफा 9% तक पहुँच चुका है। ज़राई शोबे की तरक्की सिर्फ 8% रह गई है। सनती शोबे की तरक्की सिर्फ 1.4% रह गई है। गैर मुल्की सरमायाकारी 49% कम हो चुकी है। तिजारती खसारा 29 अरब 20 करोड़ डॉलर हो चुका है। बिजली का गर्दिशी कर्जा 1000 अरब से तजावुज़ कर गया है। सरकारी इदारों में बदइंतज़ामी की वजह से सालाना 1300 अरब रुपए खसारा हो रहा है। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। सो ये सूरत हाल है। हुकूमत की आमदनी और अखराजात के खसारे पे भी नज़र डालें, 2260 अरब है। हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 21 अरब डॉलर्स रह गई हैं। सो मसाइल कई अंबार है जो आपके सामने मौजूद है। मेरे साथ
सैफान खान हमारे सीनियर एंकर 7 PM का प्रोग्राम करते हैं हमारे बेनकाब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। एंड अली नासिर साहब अगेन हमारे बड़े पॉपुलर होस्ट है, वो भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल होंगे। मोहम्मद जुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची स्टूडियो, जो कि सैफान के साथ ही मौजूद हैं। सो आई कम टू यू सैफान, आप सवाल भी करें जुबैर साहब से और पता करें कि सलूशन क्या है इन मामलात का। एग्जैक्टली फरिया, आपको भी बहुत शुक्रिया और जुबैर साहब साथ ही हैं तो ज़रूर जुबैर साहब, क्योंकि अभी तो जो मामला जिस तरह फरिया ने अभी बताया भी कि स्पेसिफिकली जो है वो मईशत नंबर 1 फैक्टर है, आपकी एक्सपर्टीज़ भी उस मामले में है। तो एमनेस्टी स्कीम आज शाम 6 बजे जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है, कहा जा रहा है कि उसकी आज जो डेडलाइन है वो सेट जो गवर्नमेंट ने की है। जो नंबर्स अब तक आए हैं वो इतने प्रॉमिसिंग स्टार्ट में नहीं थे जितने शायद आपके दौर में 88,000 डिक्लेरेशंस थी। मैंने अभी सुना है कुछ देर कबल कि 1,31,000 डिक्लेरेशंस हो गई हैं। आपने इसको कैसा देखा है एज बीइंग अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम PMLN's पर्सपेक्टिव? क्या ये एमनेस्टी स्कीम में कुछ कमियां थी? क्योंकि आपके दौर में 124 अरब के टैक्सेस आए हैं, अब जो मैं सुन रहा हूं वो आज 50 अरब की फिगर है। ये दिस इज नॉट सब्सटैंशियल। क्या आपके नजदीक ये एफर्ट सही नहीं थी, इसकी प्रमोशन सही नहीं हुई, या कुछ मसाइल है? इसका क्या हल क्या है आपकी नज़र में अगर कम आए डिक्लेरेशंस? तो मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन ऑफ ये तमाम चीज़ों का जो आपने कहा, और एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि मुझे जब हमारी हुकूमत थी और वो अनाउंस कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया था। ये सितंबर 2017 में तकरीबन फ़ैसला हुआ था, करते करते अनाउंस तकरीबन जब जाने वाले थे। और आपको पता है कि जब हुकूमत जाने वाली होती है तो उस वक़्त इतना आप मार्केटिंग एफर्ट नहीं कर सकते, और ज़ाहिर है सब लोग इलेक्शन के बाद की बात देख रहे होते हैं। तो बावजूद इससे क्रेडिबिलिटी थी या क्या था, 124 बिलियन जो सबसे सक्सेसफुल एमनेस्टी पाकिस्तान में आई थी। इस दफ़ा मेरा ख्याल है जो हुकूमत ने जो दो तीन एरियाज़ वो सिर्फ एमनेस्टी नहीं है, आई थिंक एक हुकूमत लैक करती है मार्केटिंग स्किल्स बहुत बुरे तरीके से। मैं आपको बताता हूँ सफ़ान, जिस तरह पाकिस्तान बनाओ बॉन्ड इशू किया था, आई मीन नॉट अ सिंगल रोड शो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी से पैसा इकट्ठा करना था, रेज करना था कैपिटल। एक रोड शो दुनिया की तारीख में ऐसे नहीं हुआ होगा। सो ये समझते हैं कि शायद 3-4 खिताब देखे हमने जुबैर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बारे में किए। और अच्छा वो मैं आ रहा हूँ उस पर देखें ना वो। लेकिन आप एक छोटी सी बात कि आपका जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा नहीं था। अप्रैल 10 को आई थी स्कीम, फिर वो 10 जून तक हुई, फिर 30 जून तक हुई, फिर 11 जुलाई, फिर 30 जुलाई तक डेट एक्सटेंड हुई। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 3-4 मंथ्स। अब इनको तो सिर्फ 30 दिन के अंदर इन्होंने अगर 50 अरब जमा किए, ये भी फैक्टर है ना। वो तो चॉइस तो हुकूमत के पास थी ना, हमने तो नहीं कहा था कि आप इतने एंड में आके खिताब करें। चॉइस थी कि आप पहले से करते, बिल्टअप करते नैरेटिव। कम्युनिकेशन एक बहुत बेसिक असूल होता है किसी भी स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, एंड आई डोंट एग्री कि प्राइम मिनिस्टर का खिताब 3 दफ़ा एक इम्पॉर्टेंट है, एक दफ़ा करना चाहिए था। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि डिटेल्स के लिए बार बार कम्युनिकेशन करते। डिटेल्स क्यों? आज भी मैं, चूँकि मेरा बैकग्राउंड भी है, मेरे से बहुत लोग बात भी करते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। आज भी लोगों को जो एक इन्फॉर्मेशन है ना वो इतनी क्लियर नहीं है। ये ज़रूर है कि डर खौफ पहली दफ़ा मेरा ख्याल है, पहले नहीं है, अभी इससे पहले कभी एमनेस्टी स्कीम में हुआ होगा। जो इस हुकूमत का जो सक्सेस है वो उस डर खौफ बिठाने में है कि इसके बाद आपके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं की जाएगी, तो आपने जो भी करना है शुरू हो गया। जुबैर साहब वो खौफ आपने सुना? अभी हमने कुछ देर के बाद सुना है राना तनवीर साहब की कोई प्रॉपर्टी उसको बेनामी को सीज कर दिया है। वो न्यूज़ बेनामी एक्ट हैज स्टार्टिंग टू बी इंप्लीमेंटेड और वो अक्रॉस द बोर्ड लग रहा है कि होना शुरू हो गया। मेरा ख्याल है सफान वो न्यूज़ एक तो अगर मुझे अलाउ करें तो फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जुबैर साहब ने हमें डिफरेंट की एमनेस्टी स्कीम में और इसमें, सो यही सवाल हम फवाद चौधरी साहब के पास भी लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस स्पेशल ट्रांसमिशन। टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन टू पाकिस्तान, आपकी एमनेस्टी स्कीम आपके ख्याल से कहाँ पे कामयाब है, कहाँ पर नाकाम है? अभी ये डिस्कस हुआ कि डर का फैक्टर आपने कर लिया है, लेकिन शायद जो कम्युनिकेशन थी वो लेट की आपने, आपको पहले करनी चाहिए थी लोगों से। नहीं, मेरा ख्याल है ये एक होलिस्टिक, पहली बात तो है कि
कोई भी चीज़ होती है वो एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। एमनेस्टी इज जस्ट पार्ट ऑफ वन जो इकोनॉमिक हमारा स्कीम है, उसमें हमारा जो बुनियादी स्कीम है वो जाहिर है कि हमारी ये है कि इनका जो रिलायंस था ज़ुबैर साहब का, वो कर्ज़ों के ऊपर था। जिस तरह से आपने देखा कि हमने जो 70 सालों में 2006 तक जो टोटल कर्जा पाकिस्तान ने लिया था वो 6 ट्रिलियन था। इस 6 ट्रिलियन में हमने इस्लामाबाद का शहर बनाया, हमने गवादर ख़रीदा, हमने पाकिस्तान की आर्मी को दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी बना दिया, हमने नेवल बेसिस बना ली, हमने तरबेला बना लिया, मंगला बना लिया, मोटरवे बना ली। ये सिर्फ हमने 6 ट्रिलियन में किया। जब ये आए और इन्होंने 10 सालों में 6 ट्रिलियन से कर्जा 30 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया, यानी 24 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया, उसकी वजह से पाकिस्तान के सारी जो इकॉनमी की बेसिस हैं वो हिल के रह गई। और अब हम उस फेज़ में हमें पाकिस्तान मिला जब अनफॉर्चुनेटली जिस दिन आपने प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया, अगले दिन उनको बताया गया कि आपको $10 बिलियन वापस करने हैं इस साल। अब हमने $9.8 बिलियन इस साल जो है वो वापस कर चुके हैं अभी तक। और हमारा जो बुनियादी मकसद था ये जो सारी इकॉनमी की, उसमें हमने जो बेसिक 3-4 स्टेप्स लिए। हमने किया कि हम इंपोर्ट्स को कम करेंगे, एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है वो कोशिश करेंगे कि इजाफा हो। लिहाजा अब हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो $19 बिलियन से कम होकर के को $12-13 बिलियन पे रह गई हैं, और इंशाल्लाह अगले जो साल में ये $7 बिलियन पे आ जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा जो मिसाल के तौर के ऊपर कुछ चीज़ें जो लोगों को बड़ी तकलीफ़ भी लगती है, मसलन मोबाइल फ़ोन लाना बहुत आसान था, लेकिन आप देखिए कि हम तकरीबन $2 बिलियन के मोबाइल फ़ोन मंगा रहे थे। ये पाकिस्तान के लिए सस्टेनेबल नहीं था। अब हमने उसके ऊपर जब टैक्स लगाया है तो अब पाकिस्तान के अंदर 2 मोबाइल की फैक्ट्रीज लग रही हैं। चीज़ बहुत महंगा चीज़ $33 मिलियन का सिर्फ चीज़ आ रहा था, अब हमने उसको बैन किया है। तो अब ये जो फास्ट फूड हमारे जो 2 बड़े चेन्स हैं ये अपना चीज़ की फैक्ट्री यहाँ पे लगा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे जो और ऐसी इंपोर्ट, मतलब अब ये आप हम बैठे हैं ना, देखिए इन्होंने किया क्या है पिछले सालों में जो हमारे साथ ज़्यादती हुई है। मसलन अब हम यहाँ पे बैठे हैं, आप अपने स्टूडियो में नज़र डालें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम बनाते हों। ये आपकी लाइट्स हैं, कैमराज हैं, हमारे फ़ोन हैं, हमारे कानों में जो हमने लगाई हुई हैं आईपीज़ लगाई हुई हैं, एक भी चीज़ हम नहीं बनाते। हर चीज़ हम बाहर से मंगा रहे हैं। हमने अभी मसलन अभी मैंने किया अपनी मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है नियो, उनको मैंने कहा कि चले मोबाइल फ़ोन तो बाद के बनने की बात है, आप चार्जर्स तो अपने खुद मंगाएं। हम चार्जर्स, करोड़ों चार्जर्स हम हर साल जो है वो बाहर से सिर्फ चार्जर्स और ये हैंड्स फ्री मंगाते हैं। तो मैंने कहा ये तो हम खुद बनाएं। तो अब हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इंशाल्लाह 2 लाख चार्जर्स इस साल हम अपने बनाएंगे। और इससे इनका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसीलिए इस तो हम हमारी जो बुनियादी इसमें जो हमारी जो इकोनॉमी का एक कह लीजिए कि जो शिफ्ट है वो ये है कि हम इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी से शिफ्ट होकर एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी पे जाना चाहते हैं। हम एक इंडस्ट्रियल जो हमारी ग्रोथ है उसको लेना चाहते हैं। मेन सवाल ये है कि क्या इससे इन्फ्लेशन कर्टेल होगी किस तरीके से? देखिए अल्टीमेटली तो इन्फ्लेशन होगी ना, फिलहाल तो नहीं होगी। नहीं, फिलहाल तो नहीं हो रही ना। फिलहाल तो हम उस गर्दाब में है जो PMLN और पीपल्स पार्टी हमारे लिए छोड़ के गए। एक क्विक ब्रेक पे जा रहे हैं और यही से बात का आगाज करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फवाद चौधरी साहब यहाँ पर आ गए हैं। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। अब तक की वेबसाइट पर, अब तक के ट्विटर अकाउंट पर हमारा आप सर्वे भी देख सकते हैं। इस सवाल ये है, व्हाट इज़ पाकिस्तान बिगेस्ट प्रॉब्लम? हमने मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हैं जिनमें इकॉनमी, पोल्यूशन, पोलियो वायरस एंड प्राइस इन्फ्लेशन है। 79% ऑफ वॉपिंग 79% पीपल थिंक कि इस वक्त इकॉनमी ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। ज़ुबैर साहब, आपने फवाद साहब की बात भी सुनी, आपने खुद कहा कि डराने में कामयाब हो गई है ये गवर्नमेंट। फवाद साहब की ट्वीट आपको दिखाती हूँ, उन्होंने कहा एक्शन टाइम स्टार्ट्स नाउ, गवर्नमेंट डिड all it can to bring these guys in line. Seems they thought it will be business as usual. Met PM in the morning and it is very clear that he means business. Extremely satisfying that unlike other PMs, Imran Khan is following on his promises. So जो accountability के वादे थे वो क्या पूरे हो रहे हैं? और आपने जैसे कहा कि डर की फिजा कायम हो गई है।
लेकिन डर मैंने पॉजिटिव सेंस में कहा था, नेगेटिव सेंस में नहीं कहा था कि जी इन्होंने अवेयरनेस वो मैं लेट। लेकिन मैं फवाद चौधरी साहब माजरत के साथ, प्लीज़ अब लेट्स टॉक लाइक गुड एजुकेटेड पीपल। आप ये जो फिगर्स देते हैं ना यार, ये सही बात नहीं है, ये जलसा नहीं हो रहा। आप हुकूमत में हैं, आप एक वफाकी वज़ीर हैं, और मैं आप ही का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो सर ये उसको छोड़ देना मोबाइल को, मेरी बात सुन लें पहले। फवाद चौधरी साहब मेरी बात सुन लें, हाँ मोबाइल छोड़ें, बिकॉज ये आज मैं समझा के उठूंगा, आज मैं समझा के उठूंगा। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जाएं, वेरी वेल डन जुबैर साहब, ये कोई नहीं छोड़ा बिकॉज फरिया इट इज देखें, इट इज, मैं ये नहीं कह रहा कि वो, मैं इसलिए कह रहा था कि 50,000 दफा ये एक फिगर देते हैं ये, और इनके वजीर आजम से आती है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जून 2019 में किसने शाया किया? पीटीआई की हुकूमत ने। पेज नंबर 11 जाके पढ़ लें और पेज नंबर 138 पढ़ लें, और उसमें ये देखें कर्जों की पोजीशन क्या है। क्यों आप देखें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर करें, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू में झूठ बोल के अपना पॉइंट को आगे ना लेके जाएं। आप जहां तक कर सकते हैं वहां तक बोलें, जलसे में और अपोजिशन में रह के बोलना एक और चीज होती है। एक तो मैं फरिया मैं 1 मिनट लूंगा, 2 डिफरेंट फिगर्स फ्लोट करती हैं। एक होती है पब्लिक डेट, जो कर्जे जिसको आप कहते हैं, कर्जे जिसको उर्दू में आम फहम ज़बान में कहते हैं, और वफाकी हुकूमत का कर्जा, वो अगर ये कहते हैं कि 14,000 बिलियन था जब PMLN की हुकूमत आई थी, वो सही कहते हैं। वो एंड हुए इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो इन्होंने शाया किया 24,900 बिलियन पर ख़त्म हुआ है जब PMLN की हुकूमत गई है इनके इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। अब वो उसका टोटल मतलब क्या हुआ? तकरीबन 11,000 बिलियन। हमने तकरीबन 1500-1600 बिलियन के नेट डिपॉजिट्स भी छोड़े थे जो कर्जों से माइनस करते हैं नेट कर्जे देखने के लिए, तो 9,200 कर्जा हमने लिया था इनके इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक। अब ये कहते हैं 5 साल में, अभी अगर ये उससे कंपेयर करें तो इन्होंने पहले 1 साल में ये लेंगे 5,000, अब 9,200 5 साल में। और मैं जैसे ये गिनवा रहे थे ना पहले 60 साल के, बजाय कि होता ये कि ये वफाकी वजीर है, 1 साल इनको हो चुका है, ये अपने बताते कि हमने ये किया ये किया ये किया, जिसमें ये भी बता सकते थे कि पेशावर की BRT बनाई है या बना रहे हैं, वो नहीं बताते। अयूब खान ने क्या किया था, उमर अयूब खड़े होकर असेंबली में जिक्र करते हैं। ओ भाई, आप अपने 1 साल की परफॉर्मेंस बताएं कि आपने एक ईंट भी लगाई है या नहीं किया। हमने तो 9,200 में, आप एग्री करें या ना करें उससे, उसकी प्रेफरेंसेस पर, हमने 1100 मेगावाट बिजली भी बनाई है, हमने 1700 मेगावाट किलोमीटर्स के मोटरवेज भी बनाए, हमने बहुत से दूसरे चीज़ें की हैं। आज डोमेस्टिक कोल से आपकी बिजली पूरे नेशनल ग्रिड को जा रही है। वो कब शुरू हुई थी, वो कब इंपोर्ट हुई थी? दूसरी बात, एक तो मैंने कर, दूसरा इन्होंने ये कहा कि हम एक्सपोर्ट पर रिलायंस कर रहे हैं। भाई, आपकी एक्सपोर्ट माइनस हुई है, आपके टैक्सेस माइनस हुए हैं। मतलब सबसे ज्यादा खराब बात यह है कि अभी हम जुलाई 2018 में नहीं बैठे हैं कि आप फिलॉसफी के हमें लेक्चर देंगे, आपको अपनी परफॉर्मेंस सामने रख के बात करनी है। सो अगर हमारी एक्सपोर्ट्स तो 13% बढ़ी थी लास्ट 1 ईयर में जो PMLN का था, आपकी माइनस हुई है। आपने कलेक्शन का हदफ आपने जो दिया था सितंबर 2018 में, आपके 2 एक्सपर्ट्स बैठे हैं यहाँ, नासिर साहब से भी पूछ लें, असद ने जब टारगेट दिया था उसने चेंज किया था मिफ्ता इस्माइल का टारगेट, जो उनको बिल्कुल राइट था, और उन्होंने कहा 4398 बिलियन हम कलेक्ट करेंगे। फिर जाके उन्होंने चुप करके कोई मार्च में बजट डॉक्यूमेंट्स में डाल दिया कि जी हम 4150 करेंगे। 4150 से भी कंपेयर करें तो 330 बिलियन माइनस है, और ओरिजिनल से करें। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप 3 महीने की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते तो मैं आपकी 3 साल की प्रेडिक्शन क्यों मानूंगा? आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। और दूसरी बात यह कि दुनिया भर में फरिया, जब आप इकोनॉमी डिस्कस करते हैं, फवाद साहब, डर की फजा तो साइड पे हो गई अभी, और बहुत सारे सवाल मैं लास्ट 30 सेकंड्स ले लूं। बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि लास्ट 30 सेकंड्स ले लो फवाद साहब, तकरीर ना करें, उसके बाद पूरी खुद ही तकरीर कर दी। अच्छा, तकरीर की है, लास्ट 30 सेकंड्स बात कंप्लीट कर लेने दें। लास्ट 30 सेकंड्स में दुनिया भर में फरिया एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कंपैरिजन करने का कि आप इकोनॉमी अच्छी है या बुरी है।
वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दुनिया के स्टैंडर्ड हैं, उसी से दुनिया देखती है कि पाकिस्तान या अर्जेंटीना या ब्राज़ील अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। उसी से जो रेटिंग एजेंसीज हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज वगैरह, ये कहती हैं कि ये आपकी कंट्री की परफॉर्मेंस अच्छी है, ये बुरी है, और वो अपनी रेटिंग्स को अपग्रेड करती हैं या डाउनग्रेड करती हैं, न्यूट्रल रखती हैं। वही स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो वो स्टैंडर्ड्स यहां क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जब से ये आए हैं 1 साल से, वो एक ही इनको इकोनॉमिक इंडिकेटर आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट, उसके अलावा नहीं बात करते। ना ग्रोथ की बात करते हैं, ना इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ना एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, ना टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, ना टैक्स टू जीडीपी की बात करते हैं, क्योंकि तमाम के तमाम एदाव जो हैं वर्स, बुरा हाल है। सो अगर ये यहाँ से आगे क्या करने जा रहे हैं वो हम सुनने के लिए आप जरा जवाब ले लेना जुबैर साहब, आपको पूरा आधा घंटे में भी अगर आप बात कंप्लीट कर सके तो आप 30 सेकंड में। फरिया थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा, मैं भी जरा उन्हीं इंडिकेटर्स के ऊपर जो दुनिया में माने जाते हैं। अच्छा, नहीं, पहली बात तो ये देखें कि जुबैर साहब ने पहले कोई मेरा ख्याल है 1.5 मिनट में इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करके कि पता नहीं कितना झूठ बोलते हैं और ये करते हैं और इकोनॉमिक सर्वे का फलाना कर ले। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत मिली थी तो टोटल पाकिस्तान का कर्जा 6 ट्रिलियन था। जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी है उस वक्त कर्जा जो है वो 30 ट्रिलियन पे था। अब ये कह रहे हैं नहीं 30 ट्रिलियन पे नहीं था, 25 ट्रिलियन पे था। तो आप 25 ट्रिलियन रख लें, चले, लेकिन बात 30 ट्रिलियन कर्जा है, सही तो लेकिन जुबैर साहब की तसल्ली के लिए 25 ट्रिलियन कर ले। नहीं, फिगर्स है ना 5 आप कह रहे हैं मैंने 5 ट्रिलियन ज्यादा बताया है, हालांकि ज्यादा नहीं बताया। जब आप इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान में देखेंगे आपको खालस और दूसरा जुबैर साहब आप बातें तो सुने ना, फिर आप बोली जाएंगे दरमियान में। तो देखे ना, मैंने सदा करके आपकी बिल्कुल इलॉजिकल गुफ्तगू सुनी है, मेरी लॉजिकल बात थोड़ी देर सुन लीजिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो इन्होंने, अब आपने देखे, मैंने आपको बताया कि 6 ट्रिलियन में हमने क्या क्या बनाया। अब 24 ट्रिलियन में इन्होंने अपनी 2 बातें बताई हैं। एक, इन्होंने कहा कि हमने 11,000 मेगावाट बिजली बनाई है। दूसरी, इन्होंने बताया कि हम 1700 किलोमीटर हमने मोटरवे बनाई है। तीसरी कोई चीज़ नहीं बता सके। और भी है। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये ट्रिलियन, ये कोई जो अपना बिलियन डॉलर के ऊपर किलोमीटर ये रोड मोटरवे बना रहे थे कि जो इतने पैसे उधर लग गए। हकीकत ये है शहबाज शरीफ ने 11 ट्रिलियन रुपया खर्चा है पंजाब में। मुराद अली शाह ने और कायम अली शाह ने मिल कर के दोनों ने 9 ट्रिलियन रुपया इन दोनों ने मिल के खर्चा है। उसके बाद जो 3 ट्रिलियन रुपया खैर बलूचिस्तान में चला गया, वो भी 65 लाख की आबादी है, उसमें इनसेन अमाउंट्स खर्ची हैं इन लोगों ने। और दोनों तरफ से इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, इल प्लांट। अब ये इन्होंने मसला, इन्होंने जो 2 प्रोजेक्ट जो इन्होंने किए हैं जो ये शर्मिंदगी में नहीं बताते, वो है लाहौर की ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो जो इन्होंने शुरू की। सिर्फ मेट्रो को बसें चलाने के लिए बंद ना हो जाएंगे, पंजाब हुकूमत को 7 अरब रुपया हर साल देना पड़ता है। ये जब ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल हो जाएगी, इस ट्रेन को सिर्फ पटड़ी पर रखने के लिए 9 अरब रुपया साल का पंजाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो ये ट्रेन जो है ये चलती रहेगी। जो ये बात कर रहे हैं बिजली की, कोई एक मंसूबा ऐसा नहीं है जिसमें इनके किकबैक्स नहीं है। एक मंसूबा, इन्होंने तो कसम उठाई हुई थी कि कोई काम ऐसा करना ही नहीं जिसमें हमारे पैसे नहीं बन रहे। लिहाजा चाहे LNG हो, चाहे सड़कें हों, चाहे बिजली के मंसूबे हों। अब ये जो अकाउंटेबिलिटी का इशू चल रहा है या करप्शन का जो मामला चल रहा है, क्यों बड़ा लग रहा है? इसलिए बड़ा लग रहा है जो प्रोजेक्ट आप खोलते हैं उसमें करप्शन है। कोई तो हो प्रोजेक्ट जिसमें के ऊपर आप सारे जो है वो आप ना कह सकें कि नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने इकोनॉमी चलाई है, फिर वो वहाँ पे मैंने तो इसके इंडिकेटर्स के ऊपर आपके हालात खराब है, उनके उस तरीके से चला रहे थे। देखो इंडिकेटर्स में क्या, मसलन टैक्स कलेक्शन कम हुई है, बिल्कुल कम हुई है, लेकिन वो ये क्या कर गए हुए थे, इन्होंने सैलरी जो है वो 50% के ऊपर वो 6 लाख रुपए से उठा के 12 लाख कर दी, तो सारे वो 50% वो आउट हो गए, वो उससे कम हो गया। उसके बाद जब आपकी इंपोर्ट्स कम हुई और आपकी जो सीपैक रिलेटेड मशीनरी की इंपोर्ट थी वो कम हुई, तो जाहिर आपकी कस्टम्स ड्यूटीज जो है नीचे जाने की। अब हमने ये जो बजट हमने दिया है ना, ये जो ये सारा बजट PMLN की एक्सटेंशन थी जो चल रही है। हमारी इकोनॉमी इंशाल्लाह आज से शुरू हुई है, आज से अभी शुरू हुई है बजट के बाद खबर दे दी हमें। उससे पहले इनकी इकोनॉमी चल रही है, इनके इकोनॉमी का जो इनके चैलेंजेस हैं एक साल में इंशाल्लाह बहुत हम आगे निकलेंगे। आई थिंक अली का हमें बड़ा बैलेंस इसके ऊपर व्यू मिलेगा, बट अली एक चीज का जवाब दे दूं।
और मैं आपने बड़ी बड़ी बातें करती हैं फवाद, मैं आपको थोड़ा सा शर्मिंदा करना और सारी गलत। अभी आपने कहा 9 ट्रिलियन दिए, खर्च किए 11 ट्रिलियन पंजाब ने। आपको मैं बता दूं कि 5 साल में जो कर्जा हमने लिया है वो तो आप ही का कर्जा उतार रहे हैं ना, 9.8 बिलियन आप ही उतार रहे हैं ना। सर सुन लें, लेट्स टॉक लाइक एजुकेटेड पीपल। पूरे 5 साल में सूबों को अंडर एनएफसी अवार्ड सूबों को पैसे वफाक देता है। वफाक ने टोटल 5 साल में 8 ट्रिलियन रुपए दिए हैं, टोटल चारों सूबों को इन 5 इयर्स। ये कहते हैं 11 ट्रिलियन पंजाब ने खर्च कर दिए। इसी से इनका पता चलता है कि ये कितनी तैयारी करके आते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी इन्होंने कहा कि जिसमें भी ये करते हैं, मैं इनकी बात कोई लेके चल रहा हूं। इन्होंने कहा कि LNG के निकालें। अब LNG के हमने 2 प्रोजेक्ट्स वफाकी हुकूमत ने लगाए थे और उस वक्त हमने लगाए थे 2400 मेगावाट के, इसलिए जल्दी में अपने पैसों से, चूंकि हमें पता था कि जी हमें बिजली ज्यादा जरूरी है। अब इनकी जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री है, और जबरदस्त है प्राइवेटाइजेशन, मियां मोहम्मद सुमरो साहब ने फैसला किया कि जी वो 2 बिजली के कारखाने जो हैं उनको वो प्राइवेटाइज करेंगे। कॉस्ट कितनी है पूछ लें अभी प्राइवेटाइजेशन कमीशन पूल करके, कॉस्ट कितनी है? $2 बिलियन। हासिल कितने करने जा रहे हैं? $3 बिलियन। अगर उसके अंदर हमने महंगे लगाए थे तो $1 बिलियन आप प्रॉफिट कहां से बना रहे हैं? खुदा का खौफ करें यार, इतनी लंबी लंबी ना छोड़ा करें, फैक्ट्स के साथ बात किया करें। टोटल हमने 8 ट्रिलियन दिए थे सूबों को, हमने चले, आई थिंक यू हमारे पास जुबैर साहब यू मेड अ पॉइंट, यू मेड अ वेरी एसेंशियल पॉइंट। ये मान लेते सर इजाजत दें, असल में आप इस फिगर को जानिए। आप मुझसे पूछ रहे थे, आपको शर्मिंदा होना चाहिए जो कुछ आप कॉन्ट्रैक्ट करके चले गए 15 साल के। लेट्स नॉट हैव अ फूड फाइट, लेट्स पुट फूड ऑन द टेबल। आप मेरी बात ले ली है, उसके बाद आप फिर भी बात करने की पोजीशन में। आपको तो पता है जुबैर साहब, वैसे आपको इसहाक डार को, मिफ्ता को, इनको 3-4 साल टीवी पे नहीं आना चाहिए ताकि लोग आपकी शक्लें भूलें। ओके, अगर आप इजाजत दें तो अली साहब की बात भी सुन लेते हैं। वो करते ही इकोनॉमी का प्रोग्राम है, ही विल गिव अस सम इनसाइट इनटू इट। जी अली। सर ये असल में पहली बात ये है कि दोनों फाजिल मेहमान अपनी जगह सही होंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ना नून लीग की, ना पीपल पार्टी की, ना PTI की मिल्कियत है। वी हैव टू थिंक लाइक ए नेशन। हमें एक होना पड़ेगा। अगर हम अभी भी ब्लेम गेम करेंगे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये एक पहली बात है। जैसे मैं सेकंड करूंगा जुबैर साहब को कि लेट्स टॉक लाइक एजुकेटेड, भाई सही बात है। तो एम ये है कि जो बंडल ऑफ लाइज हैं, जो कि एक नेशनल नैरेटिव हमारा बना हुआ है, उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, आपका सोल्यूशन निकल आएगा। पहली बात यह है कि हम वसाइल से माला माल हैं, ये बचपन से हमें बताया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ी बोगस स्टेटमेंट है। पाकिस्तान कोई वसाइल से माला माल नहीं है। अगर कंपैरिजन किया जाए रीजन के अंदर तो हमारे वसाइल शायद अपने आसपास के ममालिक से पर कैपिटा भी कम है, और अगर बहैसियत एक मुल्क के तौर पे देखा जाए तो ये भी कम है। पर यह कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिस पे अफसोस किया जाए। आई एम श्योर कि हम और रिसोर्सेज को टैप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो स्टेटमेंट दी जाती है कि जी हम वसाइल से माला माल नहीं है, एक्सप्लॉइट सही से नहीं कर पा रहे, ये बिल्कुल बोगस स्टेटमेंट है। अब मूविंग ऑन, जैसे फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे, आई एम श्योर कि ये भी एक थिंक टैंक का हिस्सा है, और जुबैर साहब तो नून लीग का पूरा थिंक टैंक ही जुबैर साहब ही हैं। इनके अलावा तो वहां पर लोग कम हैं जो इस तरह सोच सकते हैं। राइट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ये बात कर रहे थे, मैं छोटी सी बात करूंगा। ये मेड इन पाकिस्तान और ये सब कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के इंपोर्ट का सबसे बड़ा कंपोनेंट मादनी तेल है, फॉसिल फ्यूल। तो फोन छड़ दो फाज साहब, हम गल सुनो मेरी। मैं ये कह रहा हूं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, ही अंडरस्टैंड्स कि हमें हाइब्रिड कार्स की जरूरत है। इन्होंने कार की इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी, इसके बजाय कार की इंपोर्ट तो खोल देनी चाहिए। इनफैक्ट वी शुड गेट द लेटेस्ट कार्स, और बैगेज स्कीम के तहत हमें 0 मीटर हाइब्रिड गाड़ियां मंगवानी चाहिए। $1 बिलियन की आप गाड़ियां मंगवाएंगे, पता नहीं कितनी तो आपके पेट्रोल की और फ्यूल की सेविंग हो जाएगी। तो हमारे लॉजिकली सोचना है। एक दूसरी बात सुन लें, दूसरा जो बड़ा कंपोनेंट है हमारे इंपोर्ट का, चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिक्र किया तो नहीं, एक जुमला और बात यह है कि दूसरी हमारी इंपोर्ट का जो पोर्शन है वो है हमारा कुकिंग ऑयल या पाम ऑयल या तमाम डेरिवेटिव्स। वी आर इंपोर्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ ऑयल, कुकिंग ऑयल। तो हमारा प्रॉब्लम तो ये है, जिसको सॉल्व हमने किस तरह से करना है कि हमें डोमेस्टिकली तेल की पैदावार करनी है, मतलब मादनी तेल की भी करनी है और खुदनी तेल की भी करनी है, एडिबल ऑयल की भी करनी है। तो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ये है, इस पे कितना वर्क करना है, सब मिलके करें। और जुबैर साहब भी सजेशन दें, आई एम श्योर इनकी हुकूमत ने अच्छे काम किए हैं। जो बात कर रहे हैं इंडोर्स कर दें, आपकी बात को भी इंडोर्स कर दें, गरीब के मसाइल को हल कर दें। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। जी
ओके यस ये जो आखिरी बात की है ना अली ने, बिल्कुल सही बात की है। अब हाइब्रिड कार के ऊपर तो मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स का तो यही किया ना, इलेक्ट्रॉनिक कार्स आप मंगा सकते हैं, उनके ऊपर उन्होंने ख़त्म किया, बल्कि लोकल इंडस्ट्री कह रही है कि नहीं आप कुछ उसके ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। हम $2 बिलियन की दालें इंपोर्ट करते हैं, हम एक एग्रीकल्चर मुल्क है, और हम $1 बिलियन का पाम ऑयल, ये जो हमारा खानों में जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं ये है। अब मैंने इनको कहा है सेक्रेटरी कॉमर्स को कि आप हमारे साथ बैठें और आप हमें बताएं कि हम केमिकल्स कौन से ऐसे हैं जो बाहर से हम मंगाते हैं जो हम लोकल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो हमें, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि हमारी बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है, हम इंडिजिनस इंडस्ट्री को बड़ा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग आएँ यहाँ पे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, और हम उन्हें एक ऐसा माहौल दें जिसमें कि आपको एक सहूलत मिले, जिसमें बिजली है, गैस है, ये चीज़ें उनको मुहैया हो सकें, वो यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगा सकें, और फिर इंपोर्ट के ऊपर इतनी जो है वो थोड़ी उसके ऊपर सख्ती हो कि हमारी जो अपनी इंडस्ट्री जब लगे तो उनका जो प्रोडक्ट है वो लोकल कम अज़ कम उसके ऊपर जो हो उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबिलिटी मिले। तो ये चीज़ें तो देखिए पाकिस्तान के ऊपर अनफॉर्चुनेटली, जो ये दालों की मैं बात कर रहा हूँ, तेल की, हमारे यहाँ तो शुगर माफिया काबज रहा है ना। जरदारी साहब की भी अपनी मिलें थी, नवाज शरीफ की भी अपनी मिलें थी, और इन्होंने एक पूरे 85 के तहत पीटीआई में जो प्लान के तहत, वो इख्तियार में नहीं थे ना, इख्तियार में 2 लाख नवाज शरीफ और जरदारी 2 लोग थे ना, दोनों ने अपनी फैक्ट्रियों को मिलाने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज को बड़ा करने के लिए 1985 से लेकर के अब तक तमाम जो बाकी क्रॉप्स थी उनका बेड़ा गर्क कर दिया। असद उमर साहब कह रहे हैं कि कमीशन बनाएं, पता करें चीनी की प्राइसेस, और माफिया अभी भी है। नहीं तो वो तो उन्होंने गवर्नमेंट स्टिल देयर। हाँ नहीं वो ठीक है, वो तो बन रहा है, वो तो हो रहा है। अब तो खैर वो बात उनकी नहीं रही, अब तो हम चले गए ना उस पर, इंटरनेशनल मार्केट पे चले गए। और दूसरा असल में ये है कि अभी तो इन्होंने इसके ऊपर चीनी के ऊपर टैक्स भी लगाया है। सो बेसिकली वेलकम बैक वंस अगेन, वेरी वार्म वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। सैफान खान और अली नासिर इसमें हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब जो कि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हमारे साथ मौजूद थे, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब फॉर्मर गवर्नर सिंध। एक बात जिस पे इत्तेफाक हुआ वो ये कि कम से कम बेसिक चीज़ें तो हमें खुद बनानी चाहिए। कुकिंग ऑयल जैसी बेसिक चीज़ जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी इंपोर्ट बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान में हमें ये अशिया बनानी चाहिए। सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये बेसिक चीज़ें हैं। आप कहीं चले जाएं, तुर्की में चले जाएं, किसी और मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे उनकी अपनी बनी हुई प्रोडक्ट्स मिलती हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में हम कहते तो हैं बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, बट व्हाट शैल पाकिस्तानीज बाय जब आपकी अपनी प्रोडक्ट बनी नहीं रही। सो इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम एक और बड़े अहम मसले पे बात करेंगे। हमने कहा हम साथ साथ सोल्यूशंस भी देते जा रहे हैं, और वो है शहर कराची। हम कई दफ़ा उस पर बहुत प्रोग्राम्स कर चुके हैं। कराची एक अपने अंदर उसकी एक अलग ही डेमोग्राफिक्स हैं, अलग ही मामलात हैं। कभी रूसुल बेलात कहलाता था कराची, आज एक मिसाइल ज़दा शहर बन चुका है। वो शहर जिसकी कभी मिसालें दी जाती थी आज बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। शहर के मसाइल हल करने में वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और कराची की शहरी हुकूमत सब नाकाम नजर आते हैं। शहरी इन सबसे मायूस होकर अब खुद अपने मसाइल हल करने के लिए आसमान की तरफ फरियाद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि कुदरत ही शायद उन पर रहम कर दे। शहर के बड़े बड़े मसाइल क्या हैं, इन पर एक निगाह डालते हैं। कराची की 50% से ज़ायद आबादी अभी तक कच्ची बस्तियों पर मुश्तमिल है। शहर में गैर कानूनी तामीरात मसाइल में इजाफे का सबब बन रही हैं। कराची के सिर्फ 55% शहरियों को पीने का पानी मैसर है। शहर में 192 मिलियन गैलन रुपया चोरी हो जाता है। रोज़ाना 475 मिलियन गैलन
सीवरेज का गंदा पानी समंदर में शामिल हो रहा है। शहर की यौमिया 12,000 टन कचरे के ठिकाने लगाने का कोई काम नहीं है, निज़ाम नहीं है। शहर की 70% सड़कें टूट फूट का शिकार है। मुल्क के सबसे बड़े शहर में ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम मौजूद, स्ट्रीट क्राइम का खात्मा नहीं हो सका। एक नज़र डालेंगे कराची पे। डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस स्पेशल ट्रांसमिशन। डॉक्टर साहब, इस कराची के ऊपर आपसे ज़्यादा कौन जानता है? फारूक सत्तार, कचरे का हमने जिक्र किया, एक कैंपेन MQM ने शुरू की थी कचरा हटाने की भी, लेकिन उस वक्त भी सबने ये कहा था कि शायद ये एक मीडिया गिमिक ही साबित होगा। मसले वहीं के वहीं क्यों मौजूद हैं अभी तक कराची के? पहली बात तो ये कि कराची हमारी कौमी पॉलिसीज़ में और हमारी सूबाई पॉलिसियों में उस तरजीहात में ये सबसे ऊपर होना चाहिए। यानी मुल्क की मईशत के लिए बजट की अगर दस्तावेज़ तैयार हो रही हैं, फाइनेंस बिल तैयार हो रहा है और अगले साल का बजट पास होगा, तो आपकी माशी पॉलिसियों का आइनादार बजट, उसमें कराची कहीं ना कहीं बहुत ऊपर नज़र आना चाहिए। मेरे ख़्याल में उसको नज़रअंदाज किया जाता है। सूबाई बजट में, सूबाई पॉलिसियों में कहीं कराची को अहमियत नहीं दी जाती। जो कराची की अहमियत है, माशी तरक्की का हब है और तरक्की का इंजन है, नहीं नज़र आती। इसी तरह अगर बेख्तियार बेवसीला जो बल्दियाती इदारा है KMC और उसका मेयर है, उसका ये रोना अपनी जगह ठीक है कि बेख्तियार है, वसाइल कम है, लेकिन जितने वसाइल भी हैं अगर उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसमें कोई तरजीहात नहीं है, और अगर वो भी इन बुनियादी चीज़ों जिसमें कचरा उठाना है, उबलते हुए गटर को ठीक करना है, निकासी आपके निज़ाम को पूरे कराची में आप ठीक नहीं कर सकते। 40 करोड़ रुपए खर्च करके मलीर में ठीक कर दे, एक टाउन में ठीक कर दे। पानी शायद पूरे कराची का एकदम ठीक नहीं हो सकता, लेकिन बल्दिया टाउन जहाँ कहत है, करबला है, अगर वहाँ 50 करोड़ रुपए लगा के कुछ थोड़ा सा बूस्ट करके थोड़ा सा बेहतर कर दें सप्लाई को, 30-30 दिन में एक बार या 2 बार पानी मिलता है, तो अगर उसको ठीक कर दें, औरंगी टाउन में 50 करोड़ रुपए खर्च करके थोड़ा सा पानी, तो कम से कम 15 अरब का जो तरक्याती बजट मिला है, तो मेयर कराची कम से कम कॉलर खड़े करके लोगों के सामने ये दावा तो कर सकते हैं वसीम अख्तर कि देखें मैंने 1 अरब 80 करोड़ में लियारी, मलीर, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, ये 4-5 पसमानदा इलाके हैं कराची के, या यहाँ ज़रा सीरियस प्रॉब्लम्स थे, तो मैंने ये कम से कम प्रॉब्लम्स फिक्स किए हैं। और मैंने 2-3 अरब रुपया प्राइवेट गाड़ियाँ किराए पर लेके इस जगह से मुस्तकिल बुनियादों पे कचरा उठा लिया है। और हालांकि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ सूबाई हुकूमत सिंध के पास थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और वाटर बोर्ड भी सईद गनी या वज़ीर आला मुराद अली शाह और सूबाई सिंध हुकूमत था, लेकिन मैंने फिर भी ये कर दिया। मैं समझता हूँ कि लोग कंधे पर उठाते वसीम अख्तर को, पूरी MQM को, और जो MQM के ऊपर लोगों का एतमाद इतना मुतसलसल हुआ है, आप यकीन माने ये एतमाद बहाल होता और लोग कहते हैं कि हाँ हमारी साई की, हमारे मसाइल। अगर डॉक्टर साहब इजाज़त दें, मैं जी सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। जी आप बताएं, पूछे जी। अगर मेरी आवाज़ डॉक्टर साहब आप तक आ रही है, मैं सिर्फ एक चीज़ छोटी सी पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपने 15 अरब की फिगर दी है, वसीम अख्तर साहब इसको कह रहे हैं कि जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है कराची का, जो सिंध गवर्नमेंट ने उन्हें ग्रांट दी है, वो 3.3 अरब है, जिसमें से वो कहते हैं आधी स्कीम तो पुरानी है जो मुझे कंटिन्यू करनी है। तो ये 15 अरब जो आप अभी कह रहे थे, और ये भी समझाए फारूक सत्तार साहब, आप समझते हैं कराची की सियासत को, ये कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है? सिंध कह रहा है कि हमें 124 अरब वफाक नहीं दे रहा, सूबाई सिटी हुकूमत कह रही है कि हमें सूबाई हुकूमत पैसे नहीं दे रही, और तकरीबन इतने का शॉर्टफॉल हमारा हो चुका है। सूबाई हुकूमत कह रही है कि हमने 125 अरब रुपए कराची के लिए रख दिए हैं, जिसमें फॉरेन कंपोनेंट भी है, वर्ल्ड बैंक का लोन भी है $1.5 अरब का। ये सब मिलके झूठ बोल रहे हैं हम लोगों से, या कोई एक झूठ बोल रहा है, या क्या सब हम सबको पागल समझते हैं? क्या हो क्या रहा है कराची में? और सत्तार साहब, ये तो है कि एक दूसरे के ऊपर बक पास करना, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालना। देखिए मैंने तो कहा कि बेवसीला बेख्तियार निज़ाम है बल्दियाती, इसमें कोई बहुत ज़्यादा करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर मैं 15 अरब रुपए की फिगर कोट कर रहा हूँ, तो जब तक मैं था सरबरा और इनसे पूछ रहा था, उस वक्त तक 9 अरब थे, और मुझे खुद हर साल। वसीम साहब कल इस प्रोग्राम में मेरे साथ थे, वो 3.3 अरब कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखा के कह रहे हैं, आप 15 अरब कह रहे हैं, वो ADP की बात कर रहा हूँ मैं। एक साल के 3.3 अरब है। इनको अब तक जो मिले हैं वो तकरीबन 3.5 साल मिले हैं ना,
जब से MQM को बल्दियाती नज़्म व नस्क मिला है, और वो अगस्त 2016 से लेकर अगस्त 2019 3 साल है। इस 3 साल में 4-4 अरब रुपए तो इनके वो 3.25 अरब या 4 अरब, एक दफ़ा 5 अरब की भी ADP थी। तो ये अगर मिलाएं तो ये 14 से 13 से 15 अरब है। चले मैं निकाल देता हूँ 13 अरब। तो वसीम अख्तर 1 साल का कह रहे हैं 3.25 अरब, 3.75 जो कह रहे हैं, वो अगर 3 सालों का मिलाएंगे तो ये तकरीबन 14 अरब रुपए हैं। तो ये 14 अरब रुपए तो हैं। और उनमें आप अकाउंटेबिलिटी कह रहे हैं डॉक्टर साहब, तो वो तो नैब उनको पेशियां भुगत रहे हैं ना। वो आजकल तो हमने सुना महकमे के लोगों को बुला के पूछगछ भी हो रही है, तो और कौन सी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नैब इज एक्टिव, और कौन सा इदारा एक्टिव? मैं कह रहा हूँ नैब भी कामयाब हो ना हो, करप्शन कितनी की है, मैं तो उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ तरजीहात में। अगर आपने ये 14-15 अरब रुपए 2-2 करोड़ करके अपने UC चेयरमैन को दे दिया और उन्हें खुश कर दिया, हर सहमाही में आपको जो पैसा मिलता है उसमें से आपने वो 2-2 करोड़ सब में बांट दिए 200 UC चेयरमैन में, तो वो तो गलियों में सड़कें बनी नहीं बनी, फुटपाथ बने नहीं बने, पिछली गलियों की CC फ्लोरिंग हुई नहीं हुई। अगर आप मतलब ये कि अगर ये इस तरह ये सारे काम आप करेंगे तो फिर उसका अकाउंटेबिलिटी, उसका ओवरऑल ऑडिट कौन करेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि फरिया आपको पता हो कि कल एक बच्चा जो है वो गटर का ढक्कन मैं गया उसके घर, उसमें गिर के मर गया कराची में। मैं उसके घर, आप ये गए होंगे उसके घर पे। अब ये यानी ऐसे उसी का मैं जिक्र करने लगी थी कि ट्विटर अकाउंट पर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी हो रही थी। PTI के मेंबर कह रहे थे कि सईद गनी का हल्का है, सईद गनी की पार्टी के लोग कह रहे थे कि आपका हल्का है, यानी एक बच्चा मर गया और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी हो रही थी कि हल्का किसका है। हमें लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए। मलिका बुखारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सफान अली, लेट मी इंट्रोड्यूस हर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। अगर हम मलिका से ये सवाल कर लेते हैं, फारूक सत्तार साहब तो कराची में बैठे हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं वहाँ के मसाइल, लेकिन आपकी पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला कराची से, जो कि डिटर्मिनिंग फैक्टर बना आपकी जीत में भी। सो क्या आप वजह है कि आपका फोकस, हमें किस तरह हम डिटर्मिन करें कि आप फोकस्ड हैं कराची की तरफ? ये मसले तो हल हो जाने चाहिए वफाक से फंडिंग के और दूसरे। देखिए फरिया, हमने अपना बजट आपने देखा जैसे पास किया भी रिसेंटली, डिस्पाइट अपोजिशन ने जो किरदार अदा किया बजट के पैसेज के अंदर, वो सबके सामने, पूरी कौम के सामने है। एक बहुत लंबी डिबेट भी हुई पार्लियामेंट के अंदर, एक हिस्टोरिक डिबेट हुई ऑन द बजट। आई थिंक 70 आवर्स दिए गए अपोजिशन के मेंबर्स को जस्ट टू डिबेट ऑन द बजट, और मुख्तलिफ इशूज़ पे बात हुई। बट मुझे लगा कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस उस वक्त को इस्तेमाल किया कुछ इकॉनमी पे इशूज़ प्रेजेंट करने के लिए, बट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दैट वाज डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगा कि डिबेट बेहतर हो सकती थी अगर हम फोकस्ड रहते, और कराची के इशू को उसके अंदर आना चाहिए था। पीपल्स पार्टी ने बात हुई बट नॉट इनफ। PTI के MNAs ने कराची के वाटर इशू को रेस किया। जब भी बिलावल साहब आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उस इशू को PTI के MNAs रेस करते हैं कि आपने इतने साल हुकूमत की सिंध के ऊपर, सिंध आपकी मोनोपोली रहा है ये सूबा फॉर डेकेड्स, यू नो, तो आपने क्यों कराची के लोगों को पानी की सहूलत नहीं? जी बिल्कुल। तो अब हमारा ये प्लान है कि हमारा जो बजट डॉक्यूमेंट है उसके थ्रू अगर आप देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि वज़ीर आज़म ने कराची के लिए एक स्पेशल पैकेज रखा है 45.5 अरब रुपीस का। उसके अंदर 9 तरक्याती स्कीम्स होंगी, और उसके अलावा भी आई थिंक एक नेगोशिएशन चल रही है MQM के मेंबर्स के साथ भी, जिसमें कोई डिस्कशन है कि क्या आया हम कुछ उनको भी, बिकॉज फंड्स बहुत लिमिटेड हैं, यूटिलाइजेशन के लिए पैसे दे सकते हैं, बट हमारा फोकस है कराची पे। हमारे मेंबर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन इशूज़ को रेस कर रहे हैं, उनको मैंडेट दिया है कराची की आवाम को, और PTI अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को बरखिलाफ नहीं कर सकते। और हम अपने आप को, हम इतने गैर जिम्मेदार भी नहीं हैं, और हम अपने आप को कम्प्लीटली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एवेट करने के लिए पेश भी नहीं करेंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि कराची पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 20% जो आपका रेवेन्यू है कंट्री का, वहाँ से दिस इज द अमाउंट जी, मगर बजटरी कंस्ट्रेंट्स है, इस पर ज्यादा बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और जो बजट के अंदर दिस इज अलार्मिंग कि अगर आप कह रही हैं कि कराची पे बहुत कम डिबेट हुई। जी बिल्कुल, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज मैं पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी, जितनी डिबेट
डिबेट होनी चाहिए थी कराची के इश्यूज के ऊपर, उतनी डिबेट नहीं है। कराची हमारा हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जनरेट करता है बिजनेसेस, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है। कराची 20% आपका कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो कराची तो पाकिस्तान का पिवटल पॉइंट है, तो उसके ऊपर एक सीरियस डिबेट होनी चाहिए थी। I think I'll leave Ali and Safwan to comment on that. फारूक मैं इफ्तिताह से पूछेंगे उनके पुराने मैं एक साथी चीज़ मौजूदा मलिका बुखारी पार्लियामेंट साहिबा से- कराची क्यों इग्नोर किया है? अगर आप इजाज़त दें मलिका बुखारी साहिबा से एक चंद चीज़ें थी, मैं कहा 2-3 इनको रिकमेंड कर दे क्योंकि आप सॉल्यूशंस का कह रही थी। अच्छा, इनके अंदर एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि ये एक बड़ी जेन्युइन पार्लियामेंटेरियन लग रही थी और जेन्युइन इंसान भी लग रही थी, क्योंकि इनके दिल की बात इनके चेहरे पे आ रही थी। एंड आई वाज वाचिंग इट थ्रू आउट द स्पीच व्हेन एवर हमाद अजहर वाज स्पीकिंग, एंड आई थिंक दैट शी रियलाइज्ड दैट दे हैड टू टेक मैनी पेनफुल डिसीजंस। लेकिन कुछ चंद चीज़ें मैं इनके नोटिस में ले आऊँ। एक तो ये है कि कुछ एडेंडम्स की ज़रूरत है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्लियामेंट में उन्हें प्रेजेंट कीजिएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कोई ख़ास मराहत नहीं दी गई। आप लोगों ने बहुत जिक्र किया, अभी बात तो कराची पे हो रही थी, मैंने कहा चूँकि मौका मिला है तो लेट मी टेल यू दैट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ provide a tremendous amount of money in form of remittances which covers for the trade deficit that Pakistan has. आपने उनके लिए रिलीफ प्रोवाइड करनी है, उसके बजाय आपने ग्रीन चैनल बंद कर दिया है। नाउ दे हैव टू डिक्लेयर एवरीथिंग ऑन द एयरपोर्ट, दे कैंट इवन ब्रिंग मोबाइल फोन्स फॉर देयर लव्ड वंस। तो मलाइका बुखारी साहबा, आपसे गुजारिश है कि इस बारे में आप काम करें, लगेज के लिए उनको प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि FE25 के हमारे यहाँ पाकिस्तान में अकाउंट्स हैं एंड वी कैन डिपॉजिट डॉलर्स इन देम। आप उसको देखें जरा। जी, क्योंकि बाहर भी जो लोग अब तक देखते हैं वो भी इसके ऊपर बहुत खुश होंगे कि यू रेज दिस इशू। मुझे एक ब्रेक लेने दें एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वक्त पहुंचाने से पहले हम कराची के हवाले से बात कर रहे थे और ओवरसीज़ के मामले को भी टेबल पे रखा। अगरचे हम एक सेगमेंट करेंगे ओवरसीज़ के ऊपर, बट इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दैट। जस्ट वांट टू कम बैक ऑन दैट फरिया देखिए, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ PTI का एक बहुत लार्ज सपोर्ट बेस है। उसके अलावा हमें पता है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो मुल्क से बाहर तो ज़रूर रहते हैं, लेकिन उनकी जो कमिटमेंट है टूवर्ड्स पाकिस्तान और जिस किस्म की वो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो हमारे लिए एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वो हमारे एम्बेसडर्स हैं बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान के लिए, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट उनका एक रोल है। और जुल्फी बुखारी साहब जब से मिनिस्टर फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बने, उसी टाइम पे विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स हमने एक ऐप बनाई जिसका नाम कॉल सरजमीन था। अब उस ऐप के आज फिगर्स रिलीज हुए हैं और उसके थ्रू 75% जो कंप्लेंट्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। अबाउट 23,000 हमें कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी और 17,000 रिजॉल्व हो चुकी, तो 75% इसका रेजोल्यूशन रेट है। और ये हमने इसीलिए ऐप बनाई थी ताकि एक डायरेक्ट एक्सेस हो आम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उनके जो भी इश्यूज हैं वो इस ऐप के थ्रू एक कनेक्शन के थ्रू रिजॉल्व हों। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इस वक्त एक कानून पे काम कर रही है और वो कानून स्पेसिफिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, उनके साथ यहाँ पे कोई फ्रॉड होता है या उनके केसेस लिंगर ऑन करते हैं और उनको उनकी प्रॉपर्टी राइट सही तरह पाकिस्तान में नहीं मिलती, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसके बावजूद जो सिस्टम है वो उनके खिलाफ काम करता है। और वो लॉ इंशाल्लाह हम पार्लियामेंट में लेके आएंगे। मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस ने उस लॉ को बना लिया है, उसकी इस वक्त हम फाइनल स्टेजेस पे वेटिंग कर रहे हैं। उस लॉ के थ्रू हम एक वन विंडो ऑपरेशन देंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिससे शो होता है कि PTI इज कमिटेड टू ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अब्रॉड। फरिया सिर्फ एक चीज़ और छोटी सी, फरिया एक छोटी सी चीज़, लेट्स कम टू कराची नाउ एंड देन एक बात फरिया है कि एक छोटी सी चीज, अगर मैं सिर्फ एक जुमला ऐड कर दूं। सैफान साहब सुनिएगा, मैं मलाइका साहिबा एक गुजारिश आपसे ये करना चाह रहा था कि जो रेमिटेंसेज हैं खासतौर पे बहुत सारे लोग ऐसे ममालिक से भेज रहे हैं जहां पर वो रजिस्टर्ड इन टैक्स नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेटली वहां पर इनफॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लोग काम कर रहे हैं जिनके कोई टैक्सेशन के लॉज पाकिस्तान के साथ कोहेरेंट नहीं है, तो उनके बहुत सारे एल्डरली रिलेटिव्स हैं, वाइफ्स हैं और बहुत सारे के ऐसे माइनर्स हैं जिनके वो ख्याल रखते हैं। तो इसको टैक्स फ्री कर दें प्लीज, रेमिटेंसेस को टैक्स फ्री कर दें। जी जस्ट वांटेड टू ऐड के रेमिटेंसेस को टैक्स फ्री कर दें, क्योंकि मलाइका की आवाज है वहां पर, तो शी कैन गेट दीज थिंग्स डन फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। उनको बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे रिलेटिव्स बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं, उनको इन टैक्स लॉज के बारे में कुछ नहीं पता, डॉलर्स रिसीव होते हैं, वो बड़े बेचारे, उनके साथ बड़ी बुरी हो रही है, उनके लिए आसानी पैदा करें। जी थैंक यू।
जी, मैं राइट फॉरम पे से रेज कर दूंगी। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। मैं इसको राइट फॉरम पे बिल्कुल रेज ओके, करूंगी। हम इस issue को। कराची के ऊपर अभी मजीद बात करेंगे, लेकिन क्योंकि बाबर अता साहब भी हमें ज्वाइन करें, सो लेट मी वेलकम हिम आल्सो। सैफान, आपके भी मैं कमेंट्स दूंगी उस पर, लेकिन हम ये अफसोस की बात है, जैसे कि हमने अभी कराची की बात की, वहाँ पर बेसिक मसला पानी का है, जो कि बड़े बड़े शहरों में हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि इस किस्म के मसले होंगे। पाकिस्तान के बड़े मसाइल में भी जो एक बड़ा मसला हमारे बच्चों के सरों पर मंडलाता हुआ नजर आ रहा है, वो पोलियो का खतरा है। क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली ये हुआ पाकिस्तान के साथ कि दुनिया के उन 3 ममालिक में पाकिस्तान है जहाँ पोलियो का वायरस खत्म नहीं हो सका, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया। सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अभी तक पोलियो से महफूज नहीं बना सके। भारत ने, जो हमारे हमसाए में है, साल 2014 में पोलियो फ्री मुल्क का दर्जा हासिल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान अभी तक पोलियो के वायरस से निजात हासिल नहीं कर सका। आज खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 5 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इस तरह पाकिस्तान में पोलियो केसेस की कुल तादाद 37 हो चुकी है, जिनमें 31 बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। बाबर अता साहब अब हमारे साथ मौजूद भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा से आपका भी ताल्लुक है। ये क्या वजह है? हम क्या एक दोबारा आउटब्रेक देख रहे हैं पोलियो का पाकिस्तान में? फरिया, दुनिया में इस वक्त जो है पूरी दुनिया वो एक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया को जो सबसे अवेयर शहर है न्यूयॉर्क सेंट्रल, आर्ग्यूबली जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अवेयर है, वो इस वक्त एक वन ऑफ द वर्स्ट एंटी वैक्स मूवमेंट्स की ग्रिप में आया हुआ है। और जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे 1034 कंफर्म्ड खसरे के केसेस इस वक्त रिकॉर्ड हो चुके हैं सिर्फ इस करंट ईयर में। तो जो ये पेरेंटल मिसट्रस्ट है और जो ये जाली प्रोपेगेंडा है, इसकी जद में सिर्फ पाकिस्तान नहीं आया हुआ, इस वक्त पूरी दुनिया आई हुई है। बीबीसी ने पिछले हफ्ते एक सर्वे किया था पेरेंटल मिसट्रस्ट पे, वैक्सीन्स पे, जो साबित करती है कि दुनिया की तारीख में पहली मरतबा 21%, यानी अगर दुनिया की आबादी फरिया 10 अरब है तो 2 अरब 10 करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त ट्रस्ट ही नहीं करते वैक्सीनेशन पे। तो पाकिस्तान जो है वो या हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे मसला है तो यहाँ पे मसला है, लेकिन एक ग्लोबल फिनोमेना है, हम उसको फाइट कर रहे हैं। और आप को ये जान के खुशी होगी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट, वो वाहिद गवर्नमेंट है जिसने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया जायंट को मजबूर किया है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करे, और जो लोग पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीन या वैक्सीनेशन के खिलाफ झूठ और जालसाजी पे मबनी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये तो एक एंगल हो गया। जितने भी केसेस फरिया, दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट एक्चुअली, क्योंकि फेसबुक पे और दीगर जगह पे हम बड़ा प्रोपेगेंडा देखते हैं अगेंस्ट द पेशावर में फरिया जो हुआ उसको फैलाने की वजह ही फेसबुक थी। अनचेक प्रोपेगेंडा वो फैलाया गया और अजीबो गरीब बातें, मुसलमानों के खिलाफ साजिश। वही वैक्सीन जिसने पूरी दुनिया बशमूल मुस्लिम ममालिक में काम किया, ये कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में काम ना करे। अच्छा, ये तो एक हो गया। लेकिन एक मैं आपको ना, ये क्योंकि मैं 9 साल खुद मुलाजमत करता रहा हूँ पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम में, वायरस जो है वो कोई मतलब मैं कोई SHO नहीं हूँ किसी पुलिस स्टेशन का कि कोई जुर्म हो गया तो मैंने छापा पार्टी बना के तो उसको गिरफ्तार कर लेना है। वायरस जो है अगर वो निकला है और उसने बन्नू में, खैबर पख्तूनख्वा के साउथ में और नॉर्थ में भी तोरगर में अगर आउटब्रेक कॉज किया है, तो ये परसिस्टेंटली आप गुज़श्ता साल 1.5-2 से वहाँ पे कंसिस्टेंटली एक ही इंडिकेटर होता है आउटब्रेक का कि आप इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को मिस्ड रख रहे थे और आपको पता नहीं चल रहा था कि आप बच्चों को मिस कर रहे हैं, कि उसने आके सडनली एक ब्लो बैक हुआ है आपके फेस पे इन द नंबर ऑफ केसेस, जो कि सिम्टम है अंडरलाइंग डिजीज का, और वो है मिस चिल्ड्रन ड्यू टू पेरेंटल मिसट्रस्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि फरिया, मैं लाइव हूँ, आपसे खुल के अब मैं बात करता हूँ कि जिस इलाके में भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम लेंगी, मैं खुद जाता रहा हूँ बशमूल फाटा के इलाके, वहाँ पे जब आप कुरेदेंगे मसले को, देखेंगे कि वजूहात क्या हैं कि बच्चे मिस हो रहे हैं, और डाटा में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, डाटा कह रहा है कि बच्चे ने वैक्सीनेटेड है लेकिन रियलिटी में वो मिस हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो टर्म है कम्युनिटी मिसट्रस्ट, ये इतना ज़्यादा इनग्रेव हो चुका है कि पेरेंट्स के पास मार्कर्स हैं। मेरे पोलियो वायरस इरेडिकेशन मार्कर्स जो पाकिस्तान में इंपोर्ट ही WHO करता है, जो दुकान पे मिल ही नहीं सकता, वो किस तरह पेरेंट्स की कस्टडी में है? वो इसीलिए है क्योंकि वो नहीं चाहते वैक्सीनेट करना। तो इस एंटी वैक्स मूवमेंट को और इस जाली प्रोपेगेंडा को काउंटर करना होगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका।
ठीक है फारूक सत्तार साहब, अगर यही बात आपके सामने ले आए, क्योंकि ये तो हम सब का मसला है, इसमें फिर हर पार्टी के पॉलिटिशियंस, सिविल सोसाइटी भी, इन सबको इंक्लूड करना पड़ेगा क्या? किस तरीके से हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं इस हवाले से? क्योंकि जो मिसट्रस्ट की बात कर रहे हैं बाबर साहब, ये एक हकीकत है और आप सच्ची तरीके से वाकिफ है, पढ़े लिखे लोगों में भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं समझता हूँ कि मुझसे सवाल जो पूछा? हमारे मेहमान ने तौजी दी, आई एम कमिंग टू फारूक सत्तार साहब, देन कमिंग टू यू जी। जो हमारे मेहमान ने तौजी दी KPK के बाबर ने, मैं समझता हूँ कि PTI और जो इमरान खान साहब के टीम है, उनको इस तरह के एक्सक्यूजेज उसूलन देने नहीं चाहिए। उन्हें हेड ऑन एक्सेप्ट करना चाहिए कि जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हमें वर्षे में मिले हैं, ये चैलेंज भी वर्षे में मिला है। न्यूयॉर्क का खसरा और पाकिस्तान का पोलियो, उन दोनों को आप ऑरेंज और एप्पल को कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें कहना चाहिए कि हाँ, पाकिस्तान एक मुल्क है जहाँ अभी भी पोलियो का इंसिडेंस है, पूरी दुनिया में तकरीबन ये ख़त्म हो गया। शायद कोई और एक आध मुल्क है जहाँ है, वरना और कहीं भी नहीं है। हमारे लिए बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज है। और ये जो मिसट्रस्ट वाला इशू है कम्युनिटी का, पेरेंट्स का, इसके लिए सारी सियासी जमातों को सर जोड़कर मिलकर इसे कौमी चैलेंज समझकर बैठना चाहिए। अपने कारकुनान को, जो ये WHO की या जो भी टीमें हैं उन WHO की, उनके साथ जाना चाहिए और ये वैक्सीनेट लोगों को कराने के लिए डेटा भी करेक्ट होना चाहिए और रियल हकीकत में भी जो है वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इसको हमें कबूल करना है, इस चैलेंज को, और हमें कहना चाहिए कि इस पर हम काम करेंगे और हम पोलियो को अपनी सरजमीन से उखाड़ कर फेंकेंगे। ये हमारा आज़म होना चाहिए, हमें एक्सक्यूजेज नहीं देने चाहिए। पहली बात तो ये पिछली गवर्नमेंट्स देती थी, मौजूदा गवर्नमेंट को ये सूट नहीं करता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं इस पे फरिया, आई नीड टू रिस्पॉन्ड टू दिस। जी, बात मुकम्मल कर ले, बात मुकम्मल कर ले फारूक सत्तार साहब। देन आई थिंक मलिका और आप दोनों से बात करना चाह रहे हैं, लेट इन फिनिश। जी फारूक सत्तार साहब, मैं इनकी नीयत को, इनकी ईमानदाराना अप्रोच को, इनकी सिंसियरिटी को मैं डाउट ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनको सीनियर होने के नाते से समझा रहा हूँ कि इनका अप्रोच ये होना चाहिए। इनके अप्रोच में एक्सक्यूज नज़र नहीं आनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, और ये इनका अकेले का काम नहीं है, ये हम सब का काम है, ये पूरी कौम का काम है। हर सियासी जमात के रहनुमा का, उनके सारे MNAs का, MPs का, सेनेटर्स का, इवन UC चेयरमैन का, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का और सिटी के मेयर्स का, ये सब का काम है। उन सबको इस काम पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। ये इतना बड़ा काम है तो ये और कराची में भी पोलियो के इंसिडेंसेस हुए हैं और हो रहे हैं मुसलसल। अच्छा, अब मैं दूसरी बात वहाँ आऊँगा कि मनिका साहिबा ने तो ख़ुद कहा कि डिबेट नहीं हुई पार्लियामान में बजट के दौरान कराची पर, और यही बात मैंने अपने इंट्रो में दी कि देखें, कराची अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो माशी बहरान है, 100 अरब रुपए अगर आप फाटा में लगा भी देंगे, शायद आपकी कुछ सियासी ज़रूरत उससे पूरी हो जाएगी, 1 या 2 साल में ये खर्चा आप करेंगे। लेकिन यही 100 अरब रुपए कराची के पानी पे लगाए, 45 अरब रुपए पीनट है कराची की ज़रूरत में। इमरान खान की हुकूमत को, वज़ीर आज़म PTI की हुकूमत को माजी की हुकूमत से डिफरेंटली एक्ट करना है, जबकि वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान का है और कराची का है, और कराची से उन्हें भी एक सीट पर कामयाबी हुई थी, और 14 MNAs चाहे दिए गए, उन्होंने खुद लिए, मैं इस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन 100 अरब रुपए के 4 फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 की इन्वेस्टमेंट और 150 अरब सर्कुलर रेलवे पर, ये बड़े प्रोजेक्ट विन विन सिचुएशन है। नेशनल ग्रोथ रेट पर इसका 1% बढ़ेगी। फाटा के 100 अरब से 0.1% आपकी नेशनल ग्रोथ रेट बढ़ेगी। मैं बता रहा हूँ कि आपकी तरजीहात में कराची शुड फिगर हाई, ये मेरा कहना है। ओके, बाबर अगर इजाजत है, क्विकली मलिका कुछ ऐड करना चाहिए, देन वी कमिंग टू यू। ये 2-3 बातें। पहली बात तो ये इन्होंने कहा कि हमें अपनी तस्लीम करना चाहिए कि ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जिसको हमने इनहेरिट किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही तो हमने किया है। पहली दफ़ा किसी हुकूमत की हिस्ट्री के अंदर एक वज़ीर आज़म ने एक स्पेशल असिस्टेंट लगाया है, एक स्पेशल पर्सन लगाया है जो बाबर अता साहब हैं, इनको लगाया है सिर्फ तैनात इसी जिम्मेदारी के साथ किया कि पोलियो इराडिकेशन के ऊपर काम करें। हमारे पास एक फोकल पर्सन है जो सिर्फ इस इशू पर काम करता है।
था, तो इनका जो ये मेन कंसर्न था एडमिट करने का, ये तो यहीं पे पहले भी रहे हैं, लेकिन इनको लगाया है इसी काम के लिए, बाबर साहब को इसी काम के लिए लगाया है ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, एंड ही इज वर्किंग विद ऑल डिफरेंट एजेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन दिस इशू। मैंने देखा कि बारहा ये और इनकी टीम और वज़ीर आज़म खुद इस इशू पे लीड कर रहे हैं और इस इशू को कौम के सामने पेश कर रहे हैं, और बड़ा एक्सटेंसिव एफर्ट हो, बिल्कुल। और पोलियो के वर्कर्स जिनको कभी कोई तरजीह नहीं देता, इन्होंने उनको वज़ीर आज़म से मिलाया और हमने उनकी जो ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके काम को एक्नॉलेज किया। कभी पोलियो वर्कर्स के साथ कोई भी वज़ीर आज़म नहीं मिलता बिकॉज प्रॉब्ली वो उनसे इंटरेक्शन नहीं होती, तो हमने आगे जाकर एक ये भी काम किया और इसके लिए यू हैव टू कमेंड द पीटीआई गवर्नमेंट। पहली बात है। दूसरी बात एक फाटा और कराची पे इन्होंने कहा कि वी शुड नेवर कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। फाटा और कराची को कंपेयर करना, तो एक्चुअली ये एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज फाटा मुस्तहक है इस एड के लिए, फाटा मुस्तहक है कि हम उनको ये बजट दें। फाटा नीड्स दिस रीजनरेशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी है, हमारी रीजनल डिस्पैरिटी कम करने की प्रायोरिटी हमारे बजट के थ्रू एविडेंट है, और क्योंकि फाटा और बलोचिस्तान की रिक्वायरमेंट है, हमने इन दोनों एरियाज को रीजनरेट करना है। फाटा एक वॉर टॉर्न एरिया था, इन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के लिए, तो बिल्कुल ठीक किया। कराची अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी से, पर आप दोनों रीजन को कंपेयर नहीं। राइट जी बाबर। फारूक सत्तार साहब को एक दो बातें, एक तो मलिका आपका शुक्रिया। फारूक सत्तार साहब से एक मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मैं आलमी इदारा सेहत में था तो 2010 में मैंने खुद रीच आउट किया था इनकी हेल्प के लिए कि मुझे MQM की सपोर्ट चाहिए कराची में पेरेंटल मिसट्रस्ट को रीस्टोर करने के लिए। इस बात को आज 9 साल हो गए हैं, मुझे उनको याद नहीं होगा क्योंकि मैं उस वक्त UN का एक मुलाजिम था, लेकिन क्या अब तक कराची ने पेरेंटल मिसट्रस्ट को एड्रेस किया? नहीं किया अभी तक। You have active virus circulation. This is why when he says कि एप्पल को ऑरेंजेस से ना कंपेयर करें, तो मेरा मतलब ये है कि अमेरिका का न्यूयॉर्क जो कि दुनिया का आर्ग्यूएबली सबसे अवेयर शहर है, वहाँ पर भी वैक्सीन मुखालिफ प्रोपेगेंडे ने तबाही मचाई हुई है। हम बहुत बेहतर हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन ये मतलब इट्स समथिंग जिस पे ये इल्ज़ाम की बात बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितने भी पोलियो केसेस हैं फरिया, उनकी सीरोलॉजी जब ब्लड टेस्ट की आप निकालते हैं आपको पता चलता है दे वर नेवर वैक्सीनेटेड। डेटा माइट हैव बीन टेलिंग यू समथिंग एल्स, बट इन रियलिटी एंड व्हेन यू गो मीट द पेरेंट्स अलोन, यू टॉक टू देम, एक ही बात, अमेरिका की साजिश, झूठा जाली प्रोपेगेंडा, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खुद खेल रहे हैं। द ओनली वे आपको पोलियो फ्री पाकिस्तान बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह, ये वादा लाइव मैं आपसे कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, और पेरेंट्स को विन ओवर करके दिखाएंगे। पहली गवर्नमेंट है हिस्ट्री की पाकिस्तान में जिसने फैसला किया है कि हम बंदूक की नोक पे कतरे नहीं पिलाएंगे, हम विन ओवर करेंगे पेरेंट्स को, क्योंकि जब आप बंदूक की नोक पे पिलाते हैं उससे दुश्मनी बनती है पेरेंट की लोकल वैक्सीनेटर के साथ, वो लोकल कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। उसको काउंटर करने के लिए लोगों ने मार्कर्स रख लिए हैं, बच्चों को छुपाते हैं। ये कोई सलूशन नहीं है। दुनिया में कभी भी कोई पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव इल्ज़ाम तराशी करके और बंदूक की नोक पे आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। आपको पेरेंट्स को विन ओवर करके दिखाएंगे, मीडिया के साथ काम करके दिखाएंगे, परसेप्शंस चेंज करके दिखाएंगे, और पाकिस्तान को पोलियो फ्री करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। राइट सैफान, कराची के हवाले से, पोलियो के हवाले से, इफ यू वांट टू गिव योर फीडबैक। जी बिल्कुल वही, क्योंकि बहुत अहम बात है, और मैंने इसमें बस यही ऐड करूंगा कि भाई साहब मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी ज़रूरत है। मैंने एक दो ऐसे एंकर्स देखे हैं, प्रोग्राम्स भी देखे हैं अनफॉर्चुनेटली, जो इस प्रोपेगेंडा को उल्टा जो है जो चल रहा था उसमें वो और फ्यूल और उस आग को बढ़ा रहे थे। उल्टे सीधे लोगों की कॉल्स भी मैंने देखी, एक आध लेके उन्होंने पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा क्रिएट किया था। और सब में अच्छी बात जो मुझे अभी बाबर साहब ने की है, जो इसमें लगी है, कि इनकी जो अप्रोच है, क्योंकि हमने देखा है कि इसको अगर लॉ एनफोर्समेंट के जरिए डील किया जाएगा तो ये तो और बढ़ जाएगा मसला। लोग डरेंगे। नाम ले लिया सैफान जी, सैफान बाबर साहब नाम लेना चाहते हैं उन लोगों के जिनका आपने जिक्र किया है। बाबर साहब ले देना, इनके भी बच्चे औलिया मकबूल जान की बात कर रहे हैं, उनके देखिए आप मेरी बात सुनिए, उनके जो टॉक शोज हैं मैं बड़ी इज्जत करता हूं, एक्चुअली सेइंग कि वैक्सीन गलत है। यस बिल्कुल। फरिया यू नो द फनी थिंग, हमने सर्वे किया, मैंने आपका शो देखा था फरिया, बिल्कुल ठीक है, हमारे सर्वे ने भी यही साबित किया कि मिसट्रस्ट है वैक्सीन, फरिया आपको, जिसमें हम जैसे लोग रिस्पांसिबल हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। फरिया औलिया मकबूल जान की लोगों को बता नहीं
सके क्या ठीक है क्या फरिया गलत है। औलिया मकबूल जान की वीडियो जो है उसको फेसबुक ने और यूट्यूब ने फ्लैग कर दिया है एज फॉल्स और फेक। जब भी वो वीडियो अगले जिंदगी में कभी कोई अपलोड करेगा उसको एरर आएगा कि ये फेक कंटेंट है जिसको आप अपलोड कर रहे हैं। तो ये बस रिस्पांसिबिलिटी की बात ये है ना, ये एज अ मीडिया भी अदा करने की। और दूसरी बात बड़ी अच्छी इन्होंने की है कि अप्रोच की। देखिए ये डरा धमका के लोगों को गिरफ्तार करके हम पोलियो की कतरा कभी नहीं पिलवा सकते। ये जो कह रहे हैं ना मिसट्रस्ट को डील करने का तरीका यही है कि कल एक आर्टिकल में कोई शाहीन फाउंडेशन या किसने रिसर्च की थी, उन्होंने भी बताया था कि इट इज नॉट रिलीजन ऑल्सो, क्योंकि ये भी परसेप्शन है कि शायद मुफ्तियान कराम या उलमा कराम जो है उनकी बात सुन के लोग नहीं कर रहे। ये उससे ज्यादा मिसट्रस्ट है, लैक ऑफ अवेयरनेस है कि इससे शायद कोई रिएक्शन होगा, शायद जो है ये एक्सपायर्ड है, या उल्टे सीधे जो जहन में इस वक्त जो अवेयरनेस के हवाले से है, तो शायद मजहब भी इतना रीजन नहीं है जितना फरिया सिर्फ 19% रिलीजन है, 81% कम्युनिटी मिसट्रस्ट है बेस्ड ऑन वैक्सीन एफिकेसी एंड इंग्रेडिएंट्स। लेकिन फरिया कराची के बारे में मैं सिर्फ इतना आपको क्योंकि फासदा साहब में है मैं एक बस बात फरिया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना खुदा ना खास्ता, यानी हम ये नहीं कहते कि यहाँ पे कोई नेगेटिव बात हो, वैसी सोल्यूशंस की बात हो रही है। यहाँ पर बाकायदा लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर ने कहा है जी कि जो आपके वाटर बोर्ड के जो यहाँ पर हाइड्रेंट्स हैं या उधर सिक्योरिटी मंगाई गई है, क्योंकि यहाँ खुदा ना खास्ता कोई खाना जंगी, मैं नहीं कहता ऐसा अल्लाह ना करे कभी हो कराची शहर में, और ना हो सकता है भाई, यहाँ पे मीडिया आज़ाद है, सब कुछ है, लोग अपनी सेंटिमेंट्स का इजहार कर सकते हैं। लेकिन जब पानी का कतरा बूंद बूंद को लोग तरसेंगे, जो तरस रहे महीनों से कुछ इलाकों में, और पानी का टैंकर यहाँ बिक रहा है, पानी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक उस पर उंगली उठा रहा है, दूसरा उस पर उंगली उठा रहा है। ये अगर मामला नहीं रुका तो खुदा ना खास्ता ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन जो कराची में हमने अमन हासिल किया है इतने ऑपरेशन और सैक्रिफाइसेस के बाद, ये कहीं रोल बैक ना हो जाए, क्या हो इसका इम्पैक्ट, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। पार्लियामान में लोगों को इस पर सीरियसली लेने की जरूरत है पानी के मसले को। यहाँ पे तो भैया इमरान इस्माइल साहब इलेक्ट हुए डिफेंस से, तो वो पूरी मुहिम ही उन्होंने पानी पे चलाई थी। पीपल्स पार्टी ने पूरी कैंपेन पानी पे चलाई थी। एमक्यूएम के जो कैंडिडेट्स थे वो पानी का मसला बात करते थे कि हम रिजर्वायर करेंगे, हम ये प्लांट लगाएंगे, इस खारे पानी को मीठा करेंगे। वो किधर गए सारे वादे, वो किधर गए? अब तो वो गवर्नर साहब खुद बन गए हैं, वो एक तनकीद की बात नहीं, अब उन तमाम बातों को इम्प्लीमेंट करने का मसला है। के गवर्नर आपके कराची के, मिनिस्टर्स कराची के फैसल वाडा साहब को ले लीजिए, अभी आपने जिक्र कर दिया बाकी लोगों का, सो इतने सारे लोग हैं। जी फारूक सत्तार साहब, सोल्यूशन पे क्यों नहीं तवज्जो आ रही हमारी? देखिए मैं यही असल में बता रहा हूँ कि जो पोलियो की बात की, तो एमक्यूएम की कॉन्स्टिट्यूंसीज और हमारा जहाँ भी असर व रसूख है वो अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो फ्री है 9 सालों में। इसके इंसिडेंसेस कराची में देख लें, देखिए कराची में छोटे बड़े 10 पेशावर हो सकते हैं, छोटे बड़े 10 क्वेटा हैं, छोटे बड़े 10 आपको सराइकी एरिया के लोग मिल जाएंगे। तो कराची तो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और पूरा शहर जो है वो उसका अहाता एमक्यूएम जैसी बड़ी जमात भी नहीं कर सकती थी जब हम अपने उरूज पर थे। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 10 महीने से तो यहाँ पीटीआई के जो मेंबर्स हैं उनकी अक्सरियत है। तो मैं सिर्फ ये मैंने करेक्शन के लिए बताया। बाकी जो असल मसला मैंने कहा पानी और ट्रांसपोर्ट का मसला, बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत, वो अपनी जगह। फिर यहाँ तरक्की का जो अमल है उसको तेज़ करना, सरमायाकारी के अमल को तेज़ करना, कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसको सपोर्ट करना, टेक्सटाइल को दोबारा उठाना, और ये जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे 17% का जो जीरो रेटेड पे, ये सारे वो इश्यूज हैं जो इसको एड्रेस नहीं करेंगे। सो वंस अगेन देयर प्रॉब्लम्स ऑन द टेबल, हमें सॉल्यूशंस की बात करनी है। मैं एक बात कर रहा हूं, फरिया मुझे एक बात करने दे, एक बात करने दे। वापस आप भी कुछ कह रहे थे। जी देखें, ये बिल्कुल सैफान ने सही कहा कि कराची के पानी को लेकर 550 मिलियन गैलन यौमिया मिल रहा है, 650 मिलियन गैलन की कमी है जो कि K4 से आना है, लेकिन ये 10 साल का मंसूबा है। अगर 10 साल और इंतज़ार करेंगे तो फिर उतनी ही कमी होगी। पानी के फसादात लसानी फसादात में तब्दील होंगे। 540 पंपिंग स्टेशन और वाल्व